नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे पहला मुद्दा है चुनाव को लेकर। 2024 में दिल्ली का रास्ता क्या सनातन पथ से होकर के ही गुजरेगा? ऐसे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तमाम सियासी दल आए दिन मंदिरों में नजर आ रहे हैं। 12 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में मौजूद होंगे, जहां वो दर्शन पूजन के साथ साथ सौगातें भी देंगे। तो वहीं अमित शाह आज रोहतक में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में नजर आए। कल यहां योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, जबकि आज योगी ने मथुरा में दर्शन पूजन किए। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 2019 में हारी हुई सीटों को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां अब शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी में अगले एक हफ्ते में योगी 3 बार जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी रैपिड रेल प्रोजेक्ट की सौगात देने के लिए गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। बात यूपी के बाद हम करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में हाजीपुर की सीट इस वक्त हॉट बनी हुई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों ने हाजीपुर की सीट पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। पशुपति पारस का कहना है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे, जबकि चिराग का कहना है कि इस सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी। और चाचा भतीजे के बाद बात करेंगे बहन जी की, यानी कि मायावती की। मायावती इंडिया गठबंधन की मजबूरी आखिर क्यों बन गई है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। 2024 का चुनाव सनातन के इर्द गिर्द घूमता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तमिलनाडु और बिहार से जब सनातन के विरोध में सुनने शुरू हुए, उसी वक्त ये तय हो गया कि बीजेपी सनातन के मुद्दे को 2024 में बड़ा मुद्दा बना देगी। सनातन विरोधियों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अब बीजेपी सनातन को ही अपना हथियार बनाती नजर आ रही है। सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जो सनातन को लेकर के कितने एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, और सियासत का कैसे सनातन पथ तक ये पूरा रास्ता जा रहा है और सनातन को पकड़ के कैसे सियासी एंगल चलाया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। उत्तराखंड में मोदी, रोहतक में अमित शाह, मथुरा में योगी आदित्यनाथ, यानी 2024 है सेंटर में, और सनातन के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये पूरा चुनाव इस वक्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही उत्तराखंड को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। क्या कुछ इसमें है, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि मोदी की ये सनातन यात्रा के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन ये यात्रा कैसे है और किस दिशा में आगे बढ़ेगी, पूरी डिटेल आपको देते हैं। 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। वहीं पर जोलिंगकोंग मंदिर भगवान शिव और पार्वती का एक विशेष मंदिर माना जाता है। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ से। मंदिर की पौराणिक मान्यता भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर दर्शन और पूजा करेंगे। फिर आदि कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश चोटी के दर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आदि कैलाश को उत्तराखंड की सबसे पवित्र चोटी माना जाता है। आदि कैलाश को भारत का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से कई वर्ष पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय कला प्रदर्शनी और फिर स्टॉल का अवलोकन करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय लोगों से वहां मिलकर बातचीत करेंगे। जोलिंगकोंग में आर्मी, बीआरओ, आईटीबीपी के अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। 12 बजे फिर जागेश्वर धाम पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिवजी और सप्त ऋषियों ने यहाँ पर ही तपस्या की थी, और इसलिए ये जगह बेहद पवित्र माना जाता है। 2:35 पर प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम आएंगे। लोकल स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर वो देखेंगे। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनके हाथों यहाँ पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी काम कर रही है। ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की हमने कर ली। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह की रोहतक यात्रा के बारे में क्या कुछ फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंचे, जहां बाबा मस्तनाथ मठ की पुनर्निर्मित समाधि पर उन्होंने कलश स्थापना और मठ के सप्तम महंत पीर चांदनाथ योगी का आठमान भंडारा आयोजित हुआ। मठ के ब्रह्मलीन पुजारी हजारी नाथ योगी स्मृति भंडारा और शंखढाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और फिर देश मेला 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। आज अमित शाह ने यहां पर शिरकत किया, और कल यानी कि 12 अक्टूबर को यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे, और संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी यहां पर होने वाली है। जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था
कि अध्यक्ष जी मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। उन्होंने एक स्लेट पेन लेकर कुछ चंद बातें लिखी थी और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इसमें से काफी बातें पूरी भी हो चुकी है, जिससे देश को बड़ा यश मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 4 दिवसीय मेले और किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। योगी ने बांके बिहारी के दर्शन किए और फिर गोल्फ कोर्ट को हरी झंडी दिखाई। यानी मोदी से लेकर योगी तक हर कोई सनातन के सहारे 2024 में महाविजय हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। योगी ने कहा कि घबराए हुए विपक्ष में भगदड़ इस वक्त मची हुई है। सुनिए। सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं, आपने देखा होगा 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो उनको कब लोक कल्याण याद आता है, कब गरीब कल्याण याद आता है, कब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्ष लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। जिसके साथ उत्तर प्रदेश वही संभालेगा देश। देश की सियासत की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र जरूर होता है। 2022 में योगी आदित्यनाथ जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से योगी मिशन 2024 में जुटे हुए नजर आए। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 64 सीटें जीती और बाद में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी बीजेपी के खाते में गई। जबकि यूपी में 2019 में बसपा 10, सपा 5 और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। लेकिन 2019 में जिन 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, उस पर भी बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त बना हुआ है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भले ही जीत मिली हो, लेकिन 2024 को लेकर के हुए 3 आंतरिक सर्वे में बीजेपी ने इन तमाम दोनों सीटों को भी रेड जोन में रखा हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन सीटों पर बीजेपी का फोकस है इस वक्त। संभल, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, ये वो 4 सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त फोकस कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए तो इन सीटों पर बीजेपी को हार मिली। तो संभल, नगीना और बिजनौर, इसके साथ ही मुरादाबाद, ये तमाम वो 4 सीटें जिस पर बीजेपी का फुल फोकस इस वक्त बना हुआ है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 45% के आसपास है। मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन ही यहाँ का एक जुटाव फैक्टर माना जाता है। इमरान मसूद और हमीद अहमद जैसे नेता कांग्रेस में इस वक्त शामिल हो चुके हैं, तो वहीं आरएलडी सपा के साथ है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए बीजेपी रणनीति इस वक्त बनाने में जुटी हुई है। इसलिए अगला हफ्ता बेहद खास और दिलचस्प होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते गाजियाबाद आ सकते हैं। पश्चिम मजबूत करने में कैसे बीजेपी जुटी हुई है और क्या स्ट्रैटेजी लगा रही है, ये भी समझिए। अगले हफ्ते में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी के 3 दौरे प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों की यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। 12 अक्टूबर को योगी खुद आएंगे गाजियाबाद, रैपिड रेल प्रोजेक्ट का यहां पर निरीक्षण करेंगे और फिर नवरात्र में रैपिड रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 16 से 18 अक्टूबर के बीच यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं और इसको लेकर अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको तैयारियां फुल ऑन नजर आएगी। दिल्ली से मेरठ तक ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तकरीबन 30,000 करोड़ का ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। रैपिड रेल के चालू होने से वेस्ट उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हापुड़ जिले में अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और इसी दिन मुख्यमंत्री बुलंदशहर में महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी महिला सम्मेलन करने वाली है। मेरठ में महिला सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य भी आ सकते हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की बात हमने कर ली, हमने 2024 के चुनाव का जिक्र कर लिया, लेकिन बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में काबा। बिहार की सियासत दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर के अभी भी गर्म है। माहौल पूरी तरीके से सियासी है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के एक ऐलान ने हलचल तेज कर दी है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच अदावत की खबरें पहले भी सुर्खियों में रही, तस्वीरें भी हमने देखी और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दोनों यानी चाचा और भतीजे के बीच दूरियां घटने के बजाय और बढ़ने वाली है। क्यों? दरअसल 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे नेता अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग भी एनडीए का हिस्सा हाल ही में बन चुके हैं। बिहार की हाजीपुर सीट
रामविलास पासवान की वो विरासत है जिस पर रामविलास पासवान लड़ते रहे और परंपरागत ये सीट रामविलास पासवान की रही। 2019 में इस सीट से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और फिर वो वहां से सांसद भी बने। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि जमुई से तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो हाजीपुर की सीट है, जो उनके पिता की सीट थी, जिसे रामविलास पासवान की विरासत कहा जाता है, उसे चिराग पासवान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और वो यहाँ से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाएंगे। जबकि पशुपति पारस का कहना है कि वो हाजीपुर की सीट को नहीं छोड़ेंगे कभी। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर इस खबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई ये समय बताएगा। अभी जमुई की जनता को मैं निराश नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। पर हाँ, आने वाली परिस्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं अभी उन बातों को तय नहीं कर सकता। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनती है जहाँ पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें अभी एक क्रैक और एक पेच ये भी है कि क्या एनडीए इस बात से एग्री करती है, क्या एनडीए ऐसा होने देगी। जमुई से चिराग पासवान 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे और तीसरी बार वो इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में इस वक्त है। जबकि हाजीपुर से 2014 में रामविलास पासवान जीते, लेकिन 2019 में उन्होंने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को सौंप दी थी। पशुपति 2019 में यहां से चुनाव जीते और लोकसभा पहुंच गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी में फिर झगड़ा शुरू हुआ और एलजेपी दो हिस्सों में उस वक्त बंट गई। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अब दो गुट हैं। पहला है पशुपति पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा है चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास कुल 8 बार सांसद रहे और इसीलिए ये सीट बहुत अहम है, चाहे फिर वो चिराग पासवान के लिए हो या फिर पशुपति पारस के लिए हो। हाजीपुर की जंग किस तरीके से लड़ी गई 1977 में, 1980, फिर 1989, 1996, 1998, 1999, 2004, 2014, ये 8 बार यहाँ से रामविलास पासवान यहाँ की जंग जीतते नजर आए और यहाँ से सांसद हुए। लेकिन अब हाजीपुर में चिराग मानेंगे या फिर पशुपति पारस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर से जमुई तक का जो सियासी पारा है वो बिल्कुल इस वक्त हाई है। चलिए आपको सीधा यहां से भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान एक रोड शो कर रहे हैं। भोपाल से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां सीएम शिवराज का ये रोड शो चल रहा है। भोपाल में चुनाव, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव और ऐसे में तमाम पार्टियां इस वक्त कमर कस रही हैं। शिवराज सिंह चौहान हालांकि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड पहुंच गए थे और उसके बाद एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया उनके उस दौरे को लेकर कि चुनाव के ऐलान के साथ ही शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच गए। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की ये रैली, ये रोड शो आप देख रहे हैं जहां हजारों की भीड़ इस वक्त शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करती हुई दिख रही है। भोपाल में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो चल रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। शिवराज का ये रोड शो आपको हम तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर के ये तैयारियां दिख रही हैं। आज पहले भी शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित किया और लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास यही कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोगों तक पहुंचा जाए। सनातन का मुद्दा, ये भी मध्य प्रदेश में काफ़ी इस वक्त इस मुद्दे का भी बोलबाला है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस फैक्टर को भुनाने की कोशिश कर रही है। और न केवल इन तमाम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं सिर्फ उसमें ही, बल्कि बीजेपी सनातन के मुद्दे को लेकर के
इससे पहले भी आ चुकी है, जब कर्नाटक में चुनाव हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे। अब ऐसे में 17 नवंबर को चूंकि मध्य प्रदेश में मतदान होना है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए इस रोड शो में शिरकत करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चलिए, बात हम यूपी की भी कर रहे थे। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती क्या इंडिया गठबंधन की मजबूरी बनती जा रही है? एक बड़ा सवाल है, क्या मायावती को साथ लिए बिना यूपी में इंडिया की राहें आसान नहीं हो सकती? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मायावती तो साफ साफ कह चुकी हैं कि वो ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, ना ही एनडीए के साथ ही जा रही हैं। वो अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2019 में मायावती ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन किया। मायावती को इसका फायदा भी हुआ। 2014 में यूपी में 0 पर आउट होने वाली बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें जीती, लेकिन अब वो मायावती अपने भतीजे अखिलेश से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, नीतीश कुमार और केजरीवाल ये चाहते हैं कि मायावती साथ आ जाएं, लेकिन बहन जी पत्ते खोलने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। और इसी बीच इस बात की चर्चा भी तेज है कि मायावती और रामगोपाल यादव की मुलाकात हुई है और दोनों के बीच इसी बात पर चर्चा हुई कि 2024 में मायावती भी इंडिया के साथ आ जाएं। लेकिन मायावती ने इस खबर का पूरी तरीके से खंडन किया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, यानी जो पहले ट्विटर था उस पर उनकी तरफ से लिखा गया, सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की। खबर पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद और फेक न्यूज है। कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं किया गया। मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों का सपा और उनके नेता द्वारा खंडन नहीं करना क्या ये साबित नहीं करता कि उस पार्टी की हालत यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है, और वो भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा हैं जो बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। लेकिन मायावती जब ये कह रही हैं और एक्स पर जब उन्होंने इन बातों का जिक्र किया, उसके मायने क्या है? मायावती आखिर इतनी जरूरी क्यों है, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल मायावती की पार्टी का सबसे हालिया प्रदर्शन था 2022 में। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में सिर्फ 1 सीट मिली। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बलिया की रसरा सीट पर जीत मिली, जहां से बीएसपी के उमाशंकर सिंह चुनाव जीते। सीट भले ही 1 मिली हो, लेकिन बीएसपी को जो वोट शेयर मिला वो था 13%। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता मायावती को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी बात वही है कि आप या तो मोहब्बत कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही मायावती के साथ है। थोड़ा और पीछे अगर आपको लेकर चले, यानी 2017 में, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 में से 19 सीटें मिली थी। वोट शेयर 22% था। और एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में 65 उपजातियां हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी है जाटव समुदाय की। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती है। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले लोग कहते हैं कि मायावती अब दलितों के बीच वो दम नहीं रखती जो पहले कभी हुआ करता था। उनकी पार्टी जाटवों की पार्टी बनकर के रह गई। दलितों का एक अच्छा खासा तबका बीजेपी के साथ चला गया है। जाटव और रैदास जैसी जातियां ही अब मायावती के कोर वोटर के तौर पर रह गए हैं। वाल्मीकि, पासी जातियां अब मायावती के साथ नहीं है, उनसे छिटक गए हैं। तो वही चलिए दलितों की स्थिति को भी आपको समझा दें, ताकि मायावती की ताकत और कमजोरी दोनों को आराम से समझा जा सके। इसको हम समझाएं, लेकिन ये जो आप तमाम इस वक्त फैक्टर्स देख रहे थे मायावती को लेकर के, और जो ये फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है इस चुनाव में, क्योंकि इन्हीं जाति जाति को करके कांग्रेस भी इस वक्त वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और यही राजनीति भाजपा की तरफ से भी हो रही है।